हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर हमारा रहेगा द लिविंग वर्ल्ड। तो जितने भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें सारा आप चीज़ें कवर हो जाएगा। बहुत सारे हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो हर एक एमसीक्यू की जितने भी ऑप्शन है सबको बारी बारी से देखेंगे और उसको ध्यान में रख के ही इसको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। जब हम लोग हायरार्कियल अरेंजमेंट करते हैं तो उसका हम लोग क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। जैसे कि किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली, जीनस, स्पीसीज जो होते हैं उनका हम लोग पूरा हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम है, छोटे से बड़े। तो छोटा सबसे पहले द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज स्पीसीज। तो जो सबसे छोटा होता है स्पीसीज होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन में कहीं भी स्पीसीज नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे स्पीसीज नहीं दिया गया है, तो हम लोग देख रहे हैं पीछे ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो पीछे से हम लोग को सारे में लिखा है, लेकिन आगे का में नहीं लिखा है। तो आगे हम लोग का किंगडम लिखा गया है, तो हम लोग किंगडम से नहीं, हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा लोगों को जो होता है वो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली में ही कंफ्यूजन होता है कि कौन किसके बाद आता है, कौन इससे पहले आता है। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जीनस और स्पीसीज में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन फिर बता दूंगा कि कैसे इसको याद करते हैं, कौन पहले और कौन बाद में आता है। तो मैं किंगडम से शुरू करता हूँ। तो किंगडम, ये पहला ऑप्शन ही सही है, मैं बता देता हूँ ऐसे। पहला ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो इसको हम लोग याद करते हैं कैसे। तो पहला ऑप्शन ये देख के हम लोग ध्यान रखते हैं कि इसमें पहला ऑप्शन सही है। इसका ट्रिक है, कपिल को फांसी दो। कपिल में के पी आता है, तो के फॉर किंगडम हो गया, पी फॉर फाइलम हो गया, और को में सी ओ आता है, को। तो सी ओ, सी मतलब क्लास हो गया, ओ फॉर ऑर्डर हो गया, और एफ फॉर फैमिली हो गया। फांसी मतलब फैमिली। तो कपिल को फांसी। और तो जीनस और स्पीसीज सबको याद आता है कि जीनस और स्पीसीज बाद में आता है। तो जीनस में जी पहले आता है और एस बाद में आता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में जी पहले आता है और स्पीसीज बाद में आता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का, जी पहले रखेंगे फिर एस बाद में रखेंगे, तो इससे हो गया। तो मैं क्या बोलता, कैपिल को फांसी दो। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीना और स्पीसीज। कभी भी आप किसी भी चीज़ का ट्रिक बनाते हैं तो कभी भी नॉर्मल टोन में या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बनाया था। उसको ऐसे तरीके से बनाया था कि ताकि वो ऑड लगे, वो सेंटेंस जो आप बताते हैं वो ऑड लगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कपिल को फांसी दो। कपिल को फांसी मैं बोल रहा हूँ जो, उसमें क्या है, फांसी जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग या फिर अलग है। ठीक है, वो यूनिक वर्ड है। इसलिए जब कपिल जो है, कपिल या कपिल शर्मा से मैं लाया हूँ, तो कपिल हो गया, कपिल शर्मा को फांसी। फांसी एक यूनिक वर्ड है। तो अब कभी भी किसी चीज़ का अगर बनाते हैं ट्रिक तो उसमें यूनिक वर्ड लाइए, ताकि वो अलग रहे और आपको याद रहे। क्योंकि जल्दी जो यूनिक चीज़ें नहीं होती, ऑड चीज़ें नहीं होती, awkward चीज़ें नहीं आएंगी उस सेंटेंस में, तो आप भूलने का चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सेम ही चीज़ बोलते हैं और उसी लैंग्वेज बनाते हैं तो फिर दिक्कत होता है, तब आप भूलने के चांसेस ज़्यादा होता है। जबकि अगर अजीबो गरीब आप सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब उसका है कि फिल्म बना के आप इमेज क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, फिर बनाते हैं और ऑकवर्ड बनाते हैं, तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो ये मेरा सजेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मुसिडेई। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फैमिली मुसिडेई से आता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया हाउस फ्लाई, दूसरा हो गया फायर फ्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं जुगनू, ग्रॉस हॉपर जिसको टिड्डा बोलते हैं, और कॉकरोच तो कॉकरोच होता ही है। तो हाउस फ्लाई जो होता है वो मुसिडेई फैमिली से आता है। पहला ऑप्शन ही हम लोग सही हो गया, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग की। फायर फ्लाई का तो क्या है, जो फायर फैमिली होता है वो लैम्प्रिडेई फैमिली से आता है। ग्रासहॉपर जो होता है वो एक्रिडेई फैमिली से आता है, और कॉकरोच जो है ब्लैटिडेई फैमिली से आता है। ये सारे सारे जो भी हैं ये आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं, और ये क्लास इंसेक्टा के सारे मेंबर हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉमन फाइलम में आते हैं आर्थ्रोपोडा, और कॉमन क्लास में भी आते हैं इंसेक्टा में। बाकी इनका डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि ये फैमिली अलग अलग इनकी है। जहाँ पे हाउस फ्लाई जो है मुसिडेई फैमिली से आता है, फायर फ्लाई यहाँ पे लैम्प्रिडेई फैमिली से आता है, ग्रॉस हॉपर जिसको टीटा बोलते हैं वो एक्रिडेई फैमिली से आता है, और कॉकरोच जो है वो ब्लैटिडेई फैमिली से आता है।
तो ये इसका हो गया। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, हाउस फ्लाई। ये मुस्टेई फैमिली से आता है, ठीक है, मक्खी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। जो हर्बेरियम सीड है कौन से इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करता, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन। बिल्कुल होता है, किसी भी चीज़ में डेट ऑफ कलेक्शन होना ही चाहिए कि किस तारीख को वो कलेक्ट किया गया था। नेम ऑफ कलेक्टर, जो कलेक्टर है उसका नाम होना चाहिए। लोकल नेम्स, जो प्लांट है वो उसका लोकल नेम क्या है वो भी रहता है इसमें। हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होता है, तो किसी भी प्लांट का हाइट वहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता। अब थोड़ा हर्बेरियम सीड के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि हर्बेरियम सीड क्या होता है। तो हर्बेरियम सीड जो होता है वो कलेक्शन ऑफ प्लांट्स विच हैव बीन ड्राइड, प्रेस्ड एंड माउंटेड ऑन हर्बेरियम सीड्स। तो जो हर्बेरियम होता है वहाँ पे जो प्लांट होते हैं उनको ड्राइड फॉर्म में और प्रेस्ड फॉर्म में उसको रखा जाता है, और उनके लेफ्ट और राइट कॉर्नर साइड पे उनके बारे में लिखा होता है, उनके इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो कौन कौन से ऐसी जो इंफॉर्मेशन है इसमें दी जाती है, उसके इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। कौन कौन सा ऐसे इन्फॉर्मेशन इसमें हर्बेरियम सीड में लिखे जाते हैं। साइंटिफिक नेम होता है प्लांट का, कॉमन नेम होता है, फैमिली नाम होता है, लोकेलिटी होती है, डेट ऑफ कलेक्टर होता है, कलेक्शन नंबर होता है, नेम ऑफ कलेक्टर होता है, प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये ऑप्शनल में आता है, और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ये भी ऑप्शनल में आता है। और लिखना चाहे तो लिख दें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हर्बेरियम सीट में इंक्लूड। हर्बेरियम सीट की जो लेंथ होती है वो 16.5 होती है, और ब्रेथ जो होती है वो 11.5 इंचेस होती है। तो ये हर्बेरियम सीट का एक साइज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। स्टडी द 4 स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। ए से डी तक कौन सा 2 ऐसे स्टेटमेंट है वो सही है। ए ऑप्शन देख लेते हैं, ए जो है वो स्टेटमेंट देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज आर वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। तो जो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज है उसको अर्नस्ट मेयर ने दिया था, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। बी देख लेते हैं, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जो फोटो पीरियड होता है वो डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन प्लांट, रिप्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करता फोटो पीरियड। फोटो पीरियड वही सुबह शाम का जो होता है, सूर्य की लाइट का आना, सूर्य की लाइट का नहीं पहुंचना उस प्लांट पे, उसी को बताते हैं फोटो पीरियड। तो मैं बताता हूँ, फोटो पीरियड जो होता है वो फ्लावर को अफेक्ट करता है। जैसे बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो सुबह खिलते हैं, यानी धूप के प्रेजेंस में खिलते हैं, कुछ होते हैं शाम को खिलते हैं। तो फोटो पीरियड पे वो जो फोटो पीरियड होता है वो अफेक्ट करता है किसको, फ्लावर को। और फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। जब रिप्रोडक्टिव पार्ट ही जब अफेक्ट होता है तो रिप्रोडक्शन अफेक्ट होना जायज सी बात है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। सी देख लेते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो लिनियस ने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने नहीं। आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या दिया था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जबकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो उसको दिया थे लिनियस ने, ठीक है। तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट डी देखते हैं, स्टेटमेंट डी में क्या है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। यूनिसेलुलर में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो ग्रोथ ही को माना जाता है, चाहे ग्रोथ बोल लो चाहे रिप्रोडक्शन बोल लो, दोनों चीज़ें सेम होती है। बिल्कुल सही बात है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है ग्रोथ, और ग्रोथ का मतलब ही होता है रिप्रोडक्शन। तो ए और डी ऑप्शन सही है। कौन कौन सा, बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, और इन यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? जब भी किसी हम चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, उसे कुछ रूल्स होते हैं जो यूनिवर्सल होता है, वो सब पे लागू होता है। तो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि नोमेनक्लेचर में यूज नहीं होता। पहला हम लोग ऑप्शन है, द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। तो जो नेम होता है, जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी
ऑर्गेनिज्म का या किसी प्लांट का, तो जो नेम होता है वो लैटिन वर्ड में होता है, और जो इटैलिसाइज उसको क्या आता है। तो ये सही है, किसी हम लोग जब भी किसी चीज़ का, जैसे होमोसैपियंस होता है तो होमोसैपियंस को हम लोग लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है, और इटैलिसाइज उसको क्या आता है जब भी किसी कहीं लिखते हैं उसको, कहीं भी डॉक्यूमेंट में, कहीं भी इसको अगर फाइल में रखते हैं, सॉफ्ट कॉपी रखते हैं या बुक में होता है, तो उसको मेंशन हमेशा लैटिन वर्ड में किया जाता है, सॉरी इटैलिसाइज किया जाता है और लैटिन वर्ड में लिखा जाता है। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, टू बी अंडरलाइन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, जब हम किसी हाथ से अपने लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर या फिर उसका बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं, तो उसको अंडरलाइन किया था हमेशा, ताकि वो पता चल सके कि वो एक साइंटिफिक नेम है या फिर उसका बायोलॉजिकल नेम है उस ऑर्गेनिज्म का, तो उसको अंडरलाइन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज, तो बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता, इसमें लिखा है लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो बायोलॉजिकल जो नेम होती है वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखी जा सकती, तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। किसी इसमें लिखा है कॉन्ट्रारी, ऐसा कौन सा रूल है जो कि नहीं होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है कि ये गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, तो जो पहला वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और बाकी दूसरा जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, तो बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, तो होमो सैपियंस ले लेते हैं। तो होमो सैपियंस जो होता है ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम होता है, तो जो होमो सैपियंस, होमो एच कैपिटल होता है इसमें, तो होमो जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, बाकी जो सैपियंस है वो स्पीसीज एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये है। तो इसका आंसर क्या है? तीसरा। तीसरा इसमें ये गलत है, ये नहीं होता है, ये रूल फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर, इसमें लिखा है कि टोमेटो और पोटैटो किस लेवल पे जाके इनका कॉमन कैरेक्टर हो जाता है, मैक्सिमम जो कैरेक्टर होता है वो मिलता है, तो कौन से लेवल पे। तो मैं सबसे पहले टोमेटो और पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे किस लेवल पे जाके दोनों का कॉमन कैरेक्टर होना शुरू हो जाता है या फिर हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो बढ़ते हैं, और ऊपर से नीचे आते हैं यानी कि किंगडम से नीचे आते हैं स्पीसीज की तरफ, तो उसका जो जो मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक का जो नंबर होता है वो बढ़ना शुरू होता है, तो मैक्सिमम हमेशा ऊपर ही रहता है हमेशा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टोमेटो का जो साइंटिफिक नेम उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम जो होता है टोमेटो का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, और पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरसम। ये दोनों का क्या हो गया, बायोलॉजिकल नेम हो गया। तो आपको जीनस और स्पीसीज पता चल गया। अब बात करते हैं कौन से ऐसे लेवल पे इन दोनों का कैरेक्टर मैच होता है, मैक्सिमम नंबर। ठीक है, दोनों ही सोलेनेसी फैमिली से आते हैं, चाहे पोटैटो हो चाहे टोमेटो हो, दोनों ही सोलेनेसी फैमिली से आते हैं। तो सोलेनेसी जो होता है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो सोलेनेसी फैमिली होती है, और सोलेनेसी फैमिली पे ही ये दोनों का मैक्सिमम शुरू होने हो जाता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, सही नहीं है बताना है। देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है। अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, म्यूजियम क्या होता है कि प्लांट और एनिमल का फोटोग्राफ्स का कलेक्शन होता है, क्या रहता है, सही है गलत है, बिल्कुल। जो म्यूजियम होता है वो फोटोग्राफ्स का कलेक्शन नहीं होता किसी प्लांट और एनिमल का,
इसमें पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, चाहे फॉसिल्स हो जाए भी एनिमल और प्लांट का, इसको म्यूजियम में रखा जाता है, ना कि फोटोग्राफ्स को। ठीक है, तो इसमें पहला ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन सही है तो, लेकिन फिर भी और सब देख लेते हैं क्या क्या है, ताकि इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं। की जो टैक्सोनॉमिक, यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है, उसका स्पेलिंग होता है एड्स, होता है AIDS, एड्स होता है। तो की जो टैक्सोनॉमिक एड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंट्स, बिल्कुल। की जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन का एड्स होता है, या फिर टूल होता है किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, हार्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। जो हार्बेरियम हाउसेस होती हैं उसमें ड्राइड और प्रेस्ड फॉर्म में प्लांट जो होते हैं उसको प्रिजर्व किया जाता है, बिल्कुल। हार्बेरियम सीट पे उनको प्रिजर्व किया जाता है ड्राइड और प्रेस्ड फॉर्म में। तो ऑप्शन ये तीसरा सही है। चौथा देख लेते हैं, बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है फॉर द रेफरेंसेस, बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन भी सही है, यानी पहला ही ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, तो यही ऑप्शन सही है, मतलब इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। इसमें लगे है कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जिसका नाम भी साइंटिफिकली करेक्टली लिखा गया है, इंटरनेशनल रूल के द्वारा करेक्टली डिस्क्राइब भी है, मतलब जो भी है उसका डिस्क्रिप्शन भी सही दिया गया है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है, मस्का डोमेस्टिका। इसका डिस्क्राइब क्या किया है, द कॉमन हाउस लिजार्ड और रेप्टाइल्स। गलत है, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाइक बोलते हैं, जो कि आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम। प्लाज्मोडियम P कैपिटल है और एफ भी छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों सही है। ये प्रोटोजोन्स पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम जो होता है ये प्रोटोजोन होता है जो कि यही मलेरिया कॉज करता है। सही है, मतलब ये सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी आगे देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है, फेलिस टाइग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। क्या लिखा है, फेलिस टाइग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। तो फेलिस टाइग्रिस जो होता है ये बायोलॉजिकल नेम होता है द बंगाल टाइगर का, ना कि इंडियन टाइगर का। और ये वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट नहीं, वेल प्रोटेक्टेड इन सुंदरबन फॉरेस्ट होना चाहिए, तब इसका ये आंसर सही होता। अब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, तो ई कोलाई फुल नेम एंट एमोबा कोलाई, क्वाइल लिखा है यहाँ पे, क्वाइल नहीं, कोलाई भी अगर होता फिर भी गलत होता, किसी एंट एमोबा क्वाइल नहीं होता, यहाँ पे स्टीरिया कोलाई होता है, और एंट एमोबा ये हिस्टोलिटिका होता है, और कॉमनली ऑक्यूरिंग बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये सही था। बाकी एंट एमोबा क्वाइल नहीं होता या फिर कोलाई नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है, तो चौथा आंसर गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन सही है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम। ये पैथोजन है जो कि सीरियस टाइप का मलेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज इन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि सिर्फ लिविंग बींग्स में ही पाया जाता है। ये बताना है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो। गलत बात है, लिविंग नॉन लिविंग में भी ये होता है इन विट्रो मेटाबॉलिक में। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, मास जो होता है सिर्फ इनसाइड से होता है, ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग भी होते हैं जो कि इनसाइड मास का इंक्रीजमेंट होता है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, जो भी इन्वायरमेंट होता है उसके खिलाफ हम उसके द्वारा हम लोग को स्टिमुलाई और मेमोरी बनता है, या फिर स्टिमुलाई और इसका मेमोरी बनना एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये ऑप्शन सही है कि हम लोग किसी कोई भी चीज़ होता है इन्वायरमेंट में तो उसको उससे हमको स्टिमुलाई मिलता है और फिर बाद में हम लोग उसका मेमोरी होता है, हमें याद रहता है कि ये ऐसा हुआ था तो हम लोग ऐसे करते रहे।
तो ये सही है। जब भी हम लोग प्रीडेटर हम खाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, तो हमको पता है कि वो अच्छा है, तो हम बार बार खाते हैं, तो ये मेमोरी जनरेट होता है। तो ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, लेकिन चौथा भी पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि टूटी हुई लकड़ी या फिर कटा हुआ कुछ भी चीज़ें, वो सरफेस और इंटरनली भी बढ़ता है। तो इसमें नहीं बोल सकते हैं कि मास एक्यूमुलेशन जो होता है वो लिविंग थिंग्स में सरफेस एज वेल एज इंटरनली होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स में भी होता है, तो ये कोई एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। तो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका मैच हो रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से? इसमें लिखा है टाइगर, ठीक है। इसे टाइगरिश लिखा है, स्पीसीज बता रहा है। क्या बता रहा है? जो टाइगर का टाइगरिश स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइगरिश जो है स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रहा है टाइगर का। तो मैं बता रहा हूँ कि टाइगर का जो बायोलॉजिकल नेम है उसको बोलते हैं पैंथेरा टाइगरिस। क्या है? पैंथेरा टाइगरिस। तो मैंने बताया था पैंथेरा जो पहला होता है वो आपका जीनस को रिप्रेजेंट करता है और स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है दूसरा जो वर्ड होता है, तो टाइगरिस। तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया। बाकी कटल फिश का देखते हैं। तो मोलस्का जो होती है वो मोलस्का क्लास नहीं होता है, ये फाइलम होता है। तो कटल फिश का मोलस्का में तो आता है, लेकिन ये क्लास नहीं फाइलम होता है, तो ये हो गया। ह्यूमंस का प्राइमेट फैमिली नहीं होता। मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या है। तो किंगडम जो होता है एनिमल होता है ह्यूमंस का, फाइलम कॉर्डेटा होता है, कॉर्डेट जिसे बोलते हैं। क्लास मैमल्स हो गया, तो क्लास मैमल्स होता है। ऑर्डर प्राइमेट होता है, तो ये प्राइमेट ऑर्डर होता है, ना ये फैमिली होता है। तो ऑर्डर प्राइमेट हो गया, फैमिली होमिनिड हो गया, ठीक है। फैमिली जो होता है होमिनिड होता है, और जीनस होमो होता है, और सैपियंस जो होता है स्पीसीज होता है। क्या होता है? स्पीसीज। तो इसमें प्राइमेट जो है वो क्या है? ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फैमिली जो इसका होता है ये होता है होमिनिड, ह्यूमंस का। अब हाउस फ्लाई की बात करते हैं, तो मस्का जो है ऑर्डर नहीं होता, मस्का होता है जीनस। मैंने बताया था मस्का डोमेस्टिका होता है, तो डोमेस्टिका जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, और मस्का जो रिप्रेजेंट करता है इसका जीनस को। तो यहाँ पे गलत हो गया। तो इसका आंसर पूरा सही हो क्या होगा? टाइग्रिस हो गया। तो टाइगर का टाइग्रिस स्पीसीज सही है। तो टाइगर का मैंने बताया था पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, आईसीबीएन का फुल फॉर्म बताओ। तो पहला ऑप्शन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, सही ऑप्शन है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है। फिर भी सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, बिल्कुल गलत है। ये तीसरा है ऑप्शन इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन तो होना नहीं चाहिए, इंटरनेशनल होता है ये। चौथा हो गया इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, तो इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स नहीं होता, तो पहला ऑप्शन ही सही है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन की थोड़ी बात कर देते हैं। तो आईसीबीएन क्या होता है कि एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है। आईसीबीएन क्या होता है कि एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है इसमें, जिसमें कभी भी हम लोग किसी भी बोटेनिकल चीज़ों का, यानी कि किसी भी प्लांट का हम लोग नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं उसका, या बायोलॉजिकल नेम रखते हैं, तो एक सेट ऑफ रूल्स ये देता है कि इसी आधार पे ही आप किसी चीज़ का नाम रख सकते हैं। तो ये एक रूल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। बोला लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स में ऐसे कौन से एबिलिटी का डिफरेंस है जिसको से किसी चीज को लिविंग बींग्स और किसी चीज को नॉन लिविंग भी बींग्स बोल सकते हैं, ठीक है। कोई चीज लिविंग थिंग्स है, कुछ चीज नॉन लिविंग थिंग्स है, किस हिसाब से, किस बेसिस पे, किस एबिलिटी पे। पहला ऑप्शन है इंटरसेक्शन ऑफ विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। इसमें लग रहा है कि एनवायरनमेंट के साथ सही से ढलना और प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन करना। तो क्या है सही है? मैं मानता हूँ गलत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मशीनें जो होती हैं आजकल
ये अपने एनवायरनमेंट के साथ ढलती हैं और प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन दिखा रही हैं। जैसे देख लीजिए आप, पहले ज़माने में कंप्यूटर कितना बड़ा था, आज लैपटॉप आ गया और उसके बाद तो कुछ एआई वाई भी आ गया। तो भले से इंसान ने किया इवोल्यूशन, लेकिन हुआ नहीं इवोल्यूशन। आगे कुत्तों का भी इवोल्यूशन तो हमने ही किया, लेकिन इवोल्यूशन वो भी इवोल्यूशन ही है। ठीक है, इवोल्यूशन चाहे हमने करे, चाहे प्रकृति करे, चाहे कोई भी करे, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। तो नेचुरल फिनोमिना चाहे किसी तरीके का, तो मशीन्स भी जो है पहले के समय से आपके समय में एडवांस हो गए हैं, तो अपने हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन दिखाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस नहीं बताता। दूसरा है रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ अच्छा है, रिप्रोडक्शन जो होता है सिर्फ लिविंग बींग्स में होता है, नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होता, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर जो है ये लिविंग थिंग्स में ही पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन तो वैसे सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ग्रोथ एंड इन मूवमेंट। तो किसी चीज का ग्रोथ होना, मूवमेंट होना, ये लिविंग थिंग्स को बताना, क्या लगता है? मैं बताता हूँ कैसे। ये नहीं मायने रखता कि कोई भी चीज लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स है, ग्रोथ और मूवमेंट के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते होंगे ये छोटे छोटे गोली आता है जिसको पानी में डालने से, क्या जेली टाइप का आता है जो पानी में डालने से फूल जाता है तो वो लिविंग नॉन लिविंग ना, है तो नॉन लिविंग थिंग्स, फिर भी पानी में डालने से उसकी साइज और शेप में फर्क आता है, यानी ग्रोथ होता है उसका। आप बोलेंगे ये तो ग्रोथ नहीं है भैया, तो ग्रोथ है वो। जब साइज और वॉल्यूम का जब फर्क आता है तो वो ग्रोथ ही होता है। तो ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में ही आता है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनका ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग दोनों में होता है। मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट कहेंगे कि मूवमेंट सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे रॉक या फिर पत्थर जो होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, चाहे जिससे भी, चाहे एक्सटर्नल फोर्स है, चाहे हमारे द्वारा, चाहे इंसानों के द्वारा, वो एक दूसरे से दूसरी जगह मूव करती हैं। तो मूवमेंट को नहीं बताया जाता कि ये भैया मूव कर रहा है तो ये लिविंग बींग्स है। ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो हम लोग ये बता सकते हैं उस आधार पे कि ये लिविंग बींग है, नॉन लिविंग बींग है। अभी जो मूवमेंट का कैरेक्टर है वो नॉन लिविंग भी है, लिविंग बींग का है। जैसे कि पेड़ जो है तो मूवमेंट नहीं करता, लेकिन शेकिंग करते हैं, तो मूवमेंट नहीं करता ना, लेकिन फिर वो लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी चौथा देते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लिविंग बींग्स के पास ही किसी चीज को टच करते हैं रिस्पॉन्स शो करता, नहीं। बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं, बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको छूने पे वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये कोई नई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, या फिर कोई ऐसा एबिलिटी नहीं है जो कि सिर्फ लिविंग बींग्स में पाया जाता है, नॉन लिविंग बींग्स में नहीं पाया जाता, तो ये नहीं है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर रिप्रोडक्शन है। सिर्फ रिप्रोडक्शन ही ऐसा एक ऐसा इसमें इस ऑप्शन में ऐसा कैरेक्टर है जो कि नॉन लिविंग बींग्स में नहीं पाया जाता, लिविंग बींग्स में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 रहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट। कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है बोटेनिकल गार्डन का? ठीक है, बोटेनिकल गार्डन आप जानती हैं, बोटेनिकल गार्डन इंडिया का सबसे बड़ा होता है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कोलकाता में। और दूसरा आपका यहाँ पे आपका लखनऊ में। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा होता है क्यू में, न्यूजीलैंड में। ऑप्शन देख लेते हैं बोटेनिकल गार्डन का। दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। तो बोटेनिकल गार्डन सिर्फ ब्यूटीफुल और ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं किया जाता कि कोई चीज़ अच्छा लगे, उसको अच्छा बनाने के लिए, उस एरिया को अच्छा दिखाने के लिए उसका क्रिएट करना, बिल्कुल नहीं, इसके लिए नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर। सिर्फ ट्रॉपिकल प्लांट्स को ऑब्जर्व करने के लिए इसको नहीं रखा जाता। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं रखा जाता कि ट्रॉपिकल प्लांट्स लगा दिए उसको ऑब्जर्व करें, नहीं, उसके लिए नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, इसमें क्या लगा, एक्स टू कन्वर्जेशन रखते हैं जर्म प्लाज्म में। तो ये ऑप्शन सही है कि हम लोग एक्स टू रखते हैं। एक्स टू मतलब होता है
बाहर की सिचुएशंस हैं, मतलब किसी चीज़ को नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उसको अलग इन्वायरमेंट में रखा जाता है और उसको कंजर्व किया जाता है किसी भी प्लांट को, तो उसको बोलते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन में ये बिल्कुल होता है, एक्स2 कंजर्वेशन में आता है ये। तो बोटेनिकल गार्डन ये तीसरा ऑप्शन सही है। बाकी चौथा देख लेते हैं एक बार। द प्रोवाइड, सॉरी दे यहाँ पे होना चाहिए, दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। गलत है, नेचुरल हैबिटेट होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये नेचुरल गार्डन नहीं, ये आपका एक्स2 कंजर्वेशन होता है, तो इसका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज, इसमें क्या है, पहला ऑप्शन ही सही है, रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाकी सब पढ़ने जितनी है काफ़ी उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो रियल बेसिक ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इसका आंसर सही है, तो इसका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोसिस्टेमेटिक एम्स क्या है। बायोसिस्टेमेटिक्स का एम क्या है, ये बताना कि बायोसिस्टेमेटिक क्यों बनाया गया और क्या करता है, क्या एम से क्या मकसद है इसका, ठीक है। पहला ऑप्शन लिखा है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जो बायोसिस्टेमेटिक का जो एम है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस करके उसको क्लासिफाई करना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बेस बना के क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता, बहुत सारी चीज़ें वेरियस चीज़ें लेके की जाती है। तो ये गलत ऑप्शन हो गया, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बेस करके नहीं क्लासिफिकेशन किया जाता किसी एनिमल का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, डेलमाइटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ, इरेक्शन या टैक्सा होना चाहिए, क्या है, डेलमाइटिंग वेरियस टैक्सास ऑफ ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश देयर रिलेशनशिप, तो ये गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज। तो सिस्टमेटिक क्या है, तो इसका बायोसिस्टेमेटिक का एम्स यही होता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसको देखता है और फाइलोजेनी को कंसीडर करके, ठीक है, फाइलोजेनी को कंसीडर करके उसका स्टडी करके और वेरियस पैरामीटर लेके चलते हैं और उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जितने भी हम लोग क्लासिफिकेशन बनाते हैं, तो जो पहले आता है, जैसे मोनेरा सबसे पहले आता है, लास्ट में एनिमलिया आता है, तो ये क्यों ऐसा लास्ट में किया गया, एनिमलिया पहले क्यों नहीं, मोनेरा के बाद में नहीं, तो क्यों, क्योंकि इवोल्यूशनरी के हिसाब से, इवोल्यूशनरी जो इवेंट होता है उसके हिसाब से कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो जो पहले आता है, जो पहला इवोल्यूशन होता है जिसका, उसको पहले रखते हैं। जो सबसे सिंपल होता है, जो सबसे पहले आता है, जो प्राइमरी होता है, या प्राइमरी बोलते हैं, एंशियंट बोल सकते हैं उसको, एंशियंट जो पहले होता है तो उसको पहले रखते हैं, जो बाद में आया हुआ है जो एडवांस है उसको बाद में रखते हैं। तो इसके हिसाब से इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से चौथा, आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो बिल्कुल गलत है कि किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन और अरेंजमेंट करता है बायोस्टैटिक्स सिर्फ साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस में, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। इसमें लेस कंपेयर्ड कैरेक्टर किसमें मिलते हैं, जीनस के बाद। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग हायर लेवल पे जाते हैं, हायर लेवल मतलब किंगडम हो गया सबसे बड़ा हाई लेवल, उसके बाद आता है आपका फाइलम हो गया, कपिल कपासी तो मैंने बताया था, कपिल कपासी, तो किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, फिर क्लास हो गया, फिर ऑर्डर हो गया। तो जितना ऊपर जाएंगे किंगडम की तरफ, स्पीसीज से किंगडम जाते हुए तो वो हाई लेवल होता है। तो हाई लेवल बढ़ते समय, ठीक है, जितना स्पीसीज से आप किंगडम की तरफ जाएंगे वहां पे जो कैरेक्टर्स है, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं स्पीसीज में, और जहाँ किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे कॉमन कैरेक्टर घटते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए।